गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज अगला चैप्टर लेते हैं हम, अध्याय 3। यहाँ है आनुवंशिकता। तो इसमें हम आज निम्नलिखित पहलुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो यहाँ आनुवंशिकता में सबसे पहले आता है आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं? तो यहाँ देखिए, ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब माता पिता से उनकी संतान में स्थानांतरित होने वाले लक्षण क्या कहलाते हैं? आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। जैसे आँखों की पुतली का रंग, आँखों की पुतली का रंग, घुंघराले बाल, ये क्या है? आनुवंशिक लक्षण है। तो यानी ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, यानी हम कहें जनक से उनकी संतति में स्थानांतरित होने वाले लक्षण, यानी जो हमारे माता पिता से हमारे अंदर जो लक्षण आए हैं वो आनुवंशिक लक्षण है। अब आनुवंशिकता ये गुण है। आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण, पहुंचना क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। यानी ये एक प्रक्रिया है। आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो है आनुवंशिकता। यानी जिस प्रक्रिया के द्वारा हमारे माता पिता से हमारे अंदर आनुवंशिक लक्षण आए उसको आनुवंशिकता कहेंगे। आनुवंशिकी, इकी, जिसमें भी इकी प्रत्यय लगा रहता है, वो विज्ञान की शाखाएं होती हैं। तो इसकी डेफिनेशन शुरू करेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता के नियमों का अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकी कहलाती है। आनुवंशिकता के नियमों का अध्ययन किया जाता है। तो आनुवंशिकी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता के नियमों का अध्ययन किया जाएगा, आनुवंशिकी कहलाएगी। सबसे पहले यहाँ आनुवंशिकी के अंदर हम दो बातें और याद रखेंगे। 1905 में बैटसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया, बैटसन। और 1863 में जॉनसन ने आनुवंशिकी शब्द प्रयोग किया था। तो यहाँ ये तीनों डेफिनेशन। अब आता है ग्रेगर जोहन मेंडल। तो इनका थोड़ा सा जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 में हुआ था। 22 जुलाई 1822 में कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया के सिलिसियन नामक गांव में, हेंजेनडॉर्फ प्रांत के सिलिसियन गांव में हुआ था 22 जुलाई 1822 को। तो इनकी जो प्राथमिक शिक्षा में वहीं गांव से ही ग्रहण की। फिर इनको 1882 है उसमें दर्शन शास्त्र से इसने क्या किया? इन्होंने दर्शन शास्त्र से बीए किया, यानी दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की। और 1843 में ये ब्रून शहर में चर्च के पादरी पर नियुक्त हो गए। तो यहाँ पर इन्होंने 7 वर्षों तक लगातार प्रयोग किए। कितने तक? 7 वर्षों तक। किस पर प्रयोग किए? उद्यान मटर पर। किस पर किए थे? उद्यान मटर पर प्रयोग किए। और अपने प्रयोगों को 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री को प्रकाशित होने के लिए
दिया 1865 में, और 1866 में यह उस सोसाइटी की वार्षिक पत्रिका में पादप संकरण पर प्रयोग शीर्षक से प्रकाशित हुई 1866 में। लेकिन जब इन प्रयोगों पर किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया और 6 जनवरी 1884 को इनकी मृत्यु हो गई। तो ये था जीवन परिचय जॉन मेंडल का, ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना। तो ये बातें ध्यान रखनी है। इन्होंने किस पौधे पर किए? उद्यान मटर पर प्रयोग किए लगातार 7 वर्षों तक। तो मेंडल की सफलता के क्या कारण थे? मेंडल से पहले भी प्रयोग कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग पादपों पर करे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। मेंडल को सफलता क्यों मिली? इसका क्या कारण था? तो मेंडल ने अपनी सफलता के 3 कारण बताए मुख्य। पहला कारण है, एक समय में एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया। एक समय में एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया। एक समय में एक लक्षण की वंशानुगति। दूसरा कारण था, इन्हें प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षणों का सांख्यिकीय विश्लेषण किया। सांख्यिकीय विश्लेषण करना यानी आंकड़ों का, हम कह सकते हैं सांख्यिकीय विश्लेषण। आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया। तीसरा है इसमें मटर के पादप का चयन। इन्होंने मटर के पादप का जो चयन है बड़ी सावधानी पूर्वक किया। तो ये 3 इनकी मुख्य सफलता के कारण हैं। एक समय में एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन करना, प्रयोगों से प्राप्त आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण का मतलब गणितीय विश्लेषण, जैसे 75%, 25% अनुपात में इसमें 3:1 या 1:2:1। ये क्या है? ऐसे आंकड़े दिए, ऐसे नहीं दिए कुछ लंबे प्राप्त हुए, कुछ बौने याद, ऐसे नहीं बताया। तो इसको कहते हैं सांख्यिकीय विश्लेषण। तीसरा है मटर के पादप का चयन। इन्होंने मटर के पादप का जो चयन है बड़ी सोच समझ के सावधानी पूर्वक किया, क्योंकि इसमें बहुत सारे विपर्यासी लक्षण होते हैं। तो ये 3 इनकी मुख्य सफलता का कारण थे। अब देखते हैं अगला है टॉपिक, इसमें मेंडल द्वारा मटर के पौधे को चयन करने के क्या कारण थे। अब पेपर में आ गया, मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना? मटर के पौधे को ही क्यों चुना? तो इसमें आप लिखेंगे मटर का पौधा 1 वर्षीय पादप है, यानी वार्षिक पादप है। 1 वर्षीय का मतलब वार्षिक पादप है। इसका जीवन काल मात्र 2 से 3 माह होता है। तो 1 साल में कई फसलें उगाई जा सकती हैं इसकी। तो इसका मतलब है, पहला कारण था इसका मटर का पौधा 1 वर्षीय पादप होने के कारण इसको चुना। अब 1 वर्षीय पादप तो और भी हैं, तो इसलिए और कारण भी देखने पड़ेंगे। दूसरा, इसका पुष्प जो होता है, मटर का पुष्प द्विलिंगी होता है। पुष्प द्विलिंगी होता है। इसमें नर और मादा एक ही पुष्प में होते हैं, इसलिए इसको द्विलिंगी कहेंगे। ऐसा पुष्प जिसमें नर और मादा जननांग दोनों एक ही पुष्प के अंदर होते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहलाता है। और द्विलिंगी पुष्प होने के कारण इसमें स्वपरागण और परपरागण की क्रिया आसानी से कराई जा सकती है। कौन सा? स्वपरागण और परपरागण की क्रिया कराई जा सकती है। तीसरा, इसका पुष्प है वो बड़े आकार का होता है। पुष्प बड़े आकार का, अब बड़े आकार के तो और भी हो सकते हैं, तो लेकिन फिर सारे कारणों को हम देखेंगे। पुष्प बड़े आकार का होता है, इसलिए इसमें विपुंसन की क्रिया कराई जा सकती है। विपुंसन
विपुंसन की क्रिया आसानी से कराई जा सकती है। अब विपुंसन क्या होता है? पुष्प के किसी नर या मादा भाग को कैंची से काटकर अलग करने की प्रक्रिया। कोई नर या मादा भाग है, जैसे जायंग या किसी इस पुष्प का पुंकेसर हमने काट दिया, तो उस क्रिया को कहते हैं विपुंसन। तो ऐसा किया जा सकता है क्योंकि बड़े साइज का है, दिखाई देते हैं। चौथा कारण था 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण। मटर के पौधे में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं जो औरों में नहीं मिलते और जिन्हें हमें अपनी बिना किसी यंत्र के अपनी आंखों से ही देख सकते हैं। तो ये कारण थे। और लिख सकते हो मटर का पौधा, मटर का पौधा छोटा होता है, आकार में कैसा होता है? छोटा होता है। तो क्या होगा? इसलिए कम क्षेत्रफल में अधिक पौधे उगाए जा सकते हैं। अधिक पौधे उगा सकते हैं कि नहीं बताओ? छोटी जगह में ही इसके प्रयोग किया जा सकता है। तो ये सब चयन के कारण थे। वार्षिक मटर का पौधा एक वार्षिक पादप है। मटर का पुष्प द्विलिंगी होता है, इसलिए इसमें आसानी से स्वपरागण करा जा सकता है। इसका पुष्प बड़े आकार का होता है, इसलिए इसमें विपुंसन की क्रिया कराई जा सकती है। इसमें 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण होते हैं जो हम आसानी से देख सकते हैं। इसका आकार छोटा होता है, कम क्षेत्रफल में अधिक पौधे उगाए जा सकते हैं। अब मेंडल ने कि हमने कहा ये नियम यहाँ पर छप गए थे, इन्होंने 1865 में ही दे दिए थे, लेकिन ये 35 साल तक ऐसे ही पड़े रहे। कितने वर्षों तक? 35 वर्षों तक। तब ये कहीं 1900 में, यानी 65 प्लस 35, 1865 प्लस 35 यानी 1900 में, सन 1900 में इन मेंडल के नियमों की पुनः खोज की गई। तब हॉलैंड के हुंगो डिवीज, ये किनको काम होगा, किन्होंने की थी? हॉलैंड के हुंगो डिवीज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिन वॉन शेरमैक ने इनकी पुनः खोज की। 3 देशों के अलग अलग वैज्ञानिक थे। हॉलैंड के हुंगो डिवीज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिन वॉन शेरमैक ने इस मेंडल के नियमों की पुनः खोज सन 1900 में की। यानी 35 वर्ष बाद इनको ये सत्यापित किए गए ये सही हैं। तो किन्होंने किया? हॉलैंड के हुंगो डिवीज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिन वॉन शेरमैक ने। अब कुछ इसमें शब्दावली देखते थे। यहाँ पर काम आने वाली जीन, एक लक्षण को निरूपित करने वाले 2 विपर्यासी स्वरूप जीन कहलाते हैं। जीन डीएनए का खंड होता है। एक लक्षण कोई भी है, लंबा है, तो उसको हमने क्या करा, जैसे यहाँ पर हम लंबा को अंग्रेजी में टाल कहते हैं, तो इसका कैपिटल लेटर ले लिया, पहला टी, और बोना इंग्लिश का वर्ड लिया है, वो DWARF कहते हैं, लेकिन इसका डी नहीं लिया, इसको कैपिटल वाले का स्मॉल लेटर से दिखाया गया है। तो पहले ये जानो कि जो प्रभावी लक्षण है उसके अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर लिया गया है। तो ये लंबा टाल कहते हैं, तो ये लंबा लक्षण बोने पर प्रभावी होता है, अभी पढ़ाएंगे। तो ये कैपिटल टी से दिखाया जाएगा और बोने को स्मॉल टी से दिखाया जाएगा। तो ये कह रहा है कि एक लक्षण को, जैसे ये दोनों किसके कारक हो गए? लंबाई के कारक हो गए। पौधे की लंबाई, यानी ज़्यादा लंबा है या छोटा है तो बोना। तो एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले 2 विपर्यासी स्वरूप क्या कहलाते हैं? जीन। तो यानी ये कैपिटल टी और स्मॉल टी ये क्या है? जीन है। इसको नियंत्रित करने वाली इकाई। अब युग्म विकल्पी, युग्म क्या मतलब होता है? जोड़ा।
और विकल्पी उसका दूसरा रूप। तो मेंडल ने तो इसको जीन को तो क्या कहा था, कारक नाम दिया था। क्या नाम दिया था, कारक नाम दिया था। लेकिन जॉनसन ने इसको जीन कहा बाद में चलकर। तो यहाँ पर युग्म विकल्पी क्या होते हैं, एक लक्षण को निरूपित करने वाली इकाइयाँ क्या कहलाती हैं, युग्म विकल्पी। तो अब यहाँ युग्म विकल्पी दो तरह के हो सकते हैं, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। समयुग्मजी जब एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों कारक एक जैसे होंगे, दोनों ये कैपिटल हैं या दोनों स्मॉल हों, तो ये क्या कहलाएंगे, समयुग्मी। एक लक्षण को निरूपित करने वाली दोनों कारक, दोनों जीन एक जैसे होते हैं, समान होते हैं, तो समयुग्मजी कहलाएंगे। और एक छोटा और एक बड़ा होगा तो ये विषमयुग्मजी कहलाएंगे। ये बड़ा, ये छोटा, ये दोनों कारक कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो एक ही लक्षण को निरूपित कर रहे हैं, लंबाई को पौधे की, तो ये क्या कहलाएंगे, विषमयुग्मजी। एक लक्षण को निरूपित करने वाली दोनों इकाई विषमयुग्मजी कहलाएंगे। अब एकल संकर संकरण, एकल माने होता है एक, संकर संकरण क्या है, संकर संकरण, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो इसमें लिखेंगे यहाँ से ऐसा संकर संकरण, क्या है जी, संकर संकरण है, इसलिए ऐसा संकर संकरण जिसमें एक, एकल माने एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। ऐसा संकर संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है, एकल संकर संकरण कहलाता है। द्विसंकर संकरण, अब इसमें क्या है, द्वि माने दो, ऐसा संकर संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाएगा, दो लक्षणों की वंशानुगति, द्विसंकर संकरण कहलाएगा। जिसमें एक का किया जाएगा वो एक, जिसमें दो का किया जाएगा वो द्विसंकर संकरण कहलाएगा। ऐसा संकर संकरण जिसमें क्या होगा, तीन जोड़ी, क्या होगा, तीन जोड़ी, यानी तीन लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाएगा, वो त्रि कहलाएगा। और बहु का मतलब है ऐसा संकर संकरण जिसमें कई लक्षणों की वंशानुगति कराई जाएगी, वो कहलाएगा बहु संकर संकरण, बहु संकर संकरण कहलाएगा। अब आप यहाँ देख रहे हो, ये है प्रभावी लक्षण, प्रभावी। अब प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, जैसे मेंडल क्या करते थे कि मान लो ये एक लंबा पौधा है और ये बौना पौधा है। अब इन दोनों पर क्या लग रहे हैं, पुष्प लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ही बना लेता हूँ मैं पुष्प, ये कोई पुष्प लग रहा है और इस पर ये पुष्प लग रहा है, ठीक है। तो मेंडल क्या करते थे, खिलने से पहले या कलिकावस्था में तो होता था, कली मतलब खिलने वाला है पुष्प, जब भी उसको क्या है, एक भाग को, नर या मादा भाग को काट कर अलग कर देता था। जैसे ये इसका मादा भाग काट दिया और इसको एक थैली से सेफ्लॉन के कागज़ से बांध दिया, पुष्प को बांध दिया, जिससे बाहर से परागकण ना आए। ऐसे ही इसमें मादा काट दिया तो इसमें नर भाग को काट दिया और इसको भी बांध दिया। अब पता चला 10-1 दिन बाद देखा इसने ये पुष्प के भाग परिपक्व हो गए, तो इसके परागकणों को, इस पुष्प को तोड़ा, यहाँ से खोला इसको और इस पुष्प को तोड़कर इसके परागकणों को इस पर झाड़ दिया, फिर इसको दोबारा से बांध दिया। अब ये तो पुष्प बेकार हो जाएगा, नर वाला तो कोई काम ही नहीं। अब ये परागकण इस पर झाड़ दिए तो इससे बनेगी फली, फली बनी, फली में क्या बजाएंगे, बीज। अब उन बीजों को बोया, ऐसे इसने कई पुष्प कर लिए मान लो, तो 100 बीजों को बोया और फिर देखा कि 100 में सारे के सारे पुष्प कैसे हैं, लंबे ही आ रहे,
लंबे ही आ रहे हैं पौधे, सारे पौधे कैसे आ रहे हैं लंबे, बौना पौधा एक भी नहीं आ रहा। तो लंबा जो गुण है वो क्या होगा, प्रभावी। और जो बौना था ये, वो लक्षण कैसा हो गया, अप्रभावी। समझ गए प्रभावी क्या है। तो ऐसा लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में प्रकट होता है प्रभावी कहलाता है, जो प्रकट नहीं होता वे अप्रभावी कहलाता है। तो ये प्रथम पीढ़ी है, इसको जो बीज बोए और उनसे पौधे बने वो क्या कहलाती है, प्रथम पीढ़ी। तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट हुआ वो क्या हो गया, प्रभावी। और जो लक्षण प्रकट नहीं हुआ ये क्या हो गया, अप्रभावी। तो प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, ऐसा लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में प्रकट होता है प्रभावी लक्षण कहलाता है। और जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रकट नहीं होता है वो अप्रभावी लक्षण कहलाता है। तो इसमें यहाँ पर प्रभावी में लंबा पौधा हो जाएगा, बैंगनी पुष्प हो जाएंगे, ये प्रभावी लक्षण। अप्रभावी में बौना, सफ़ेद पुष्प, ऐसे जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रकट नहीं हो रहे वो अप्रभावी है। अब लक्षण प्रारूप, कोई जीव है उसको बाहर से देखने पर वो जैसा प्रतीत होगा वो लक्षण प्रारूप होगा उसका। किसी जीव की बाह्य प्रतीति, जैसे किसी आदमी को देखें तो हम कह सकते हैं ये काला है या गोरा है, बता सकते हैं, मोटा है या पतला है ये बता सकते हैं, लंबा है या गट्टा है ये बता सकते हो। तो ये जीव की क्या है, ये लक्षण प्रारूप है। किसी जीव की बाह्य प्रतीति क्या कहलाती है, बाहर से कैसा प्रतीत हो रहा है वो उसका लक्षण प्रारूप कहलाती है। और किसी जीव की जीनी संरचना, जीनी संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर देखें उसका, जीन संरचना कैसी है, अंदर से क्या है उसमें, तो वो जीन प्रारूप कहलाएगी। जैसे यहाँ पर हमने कहा ये टीटी था और ये स्मॉल टीटी था, लेकिन F1 में एक बड़ा टी आएगा, यहाँ एक छोटा टी आएगा। तो बाहर से तो कैसा प्रतीत हो रहा है, ये लंबा, लेकिन वास्तव में कैसा है, शुद्ध लंबा नहीं है, अशुद्ध है। एक इसमें बड़े का एक छोटे का है। तो ये कहाँ पता लगेगा हमें, ये जीन संरचना में पता लगेगा। समझ रहे हैं। तो किसी जीव की जीन संरचना जीन प्रारूप कहलाएगी। और किसी जीव की बाह्य प्रतीति बाहर से कैसा प्रतीत होता है वो लक्षण प्रारूप कहलाता है। अब इसमें जो अनुपात है लक्षण प्रारूप अनुपात, तो किसी जीव के लक्षण प्रारूप के आधार पर जो निर्धारित अनुपात है वो लक्षण प्रारूप अनुपात कहलाएगा। और जीनी संरचना के आधार पर जो अनुपात निकाला जाएगा वो क्या कहलाएगा, जीन प्रारूप अनुपात कहलाएगा। तो इसमें और भी हैं, जैसे परीक्षण क्रॉस, संकर पूर्वज क्रॉस। तो परीक्षण क्रॉस ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।